वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग द्वितीय अफगान साम्राज्य यानी कि सूरी वंश के बारे में पढ़ रहे थे, जो 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक हमारे दिल्ली एवं आगरा सहित पूरे भारतवर्ष पर शासन किया। और इसका जो मुख्य क्षेत्र रहा बिहार एवं बंगाल। शेर खां, जिसका नाम था शेर शाह सूरी, 10 जून 1540 ईस्वी से लेकर 22 मई 1545 ईस्वी तक इस वंश का संस्थापक और सबसे प्रमुख शासक एवं महान शासक रहता है। और इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसके प्रशासनिक कार्यों को देखा, इसके भू राजस्व को देखा, इसके कर व्यवस्था को देखा, इसके परिचय को देखा। तो आज हम लोग इसके सबसे महत्वपूर्ण जहां से प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं वह है इसके सार्वजनिक कार्यों। इसने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, इसीलिए इसके शासनकाल को एक महान शासनकाल की श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि इसका शासनकाल काफी छोटा है, लेकिन बहुत ही अच्छे अच्छे इसने कार्य किए। तो चलिए, सार्वजनिक कार्यों में हम लोग देखें कि सबसे पहले दरिद्रों एवं अपाहिजों को गुजारा भत्ता दिया। जो दरिद्र होते थे यानी कि गरीब लोग और जो विकलांग होते थे अपाहिज, उन्हें गुजारा भत्ता दिया ताकि अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सके। तो शेर शाह सूरी ने दरिद्रों एवं अपाहिजों के लिए गुजारा भत्ता की व्यवस्था की, यानी कि दरिद्रों एवं अपाहिजों को गुजारा भत्ता दिया। इंपॉर्टेंट है। पर्दा प्रथा का आरंभ स्त्रियों हेतु। तो शेर शाह सूरी ने एक बार फिर से स्त्रियों के लिए पर्दा प्रथा का आरंभ किया, यानी कि महिलाएं पुरुषों के सामने या सभाओं में जाने से पहले उन्हें पर्दा लगाना होता था, जिसे आज हम बुर्का कहते हैं। तो पर्दा प्रथा का आरंभ किसने किया? तो शेर शाह सूरी ने। किसके लिए? स्त्रियों के लिए। तो शेर शाह सूरी ने स्त्रियों के लिए पर्दा प्रथा का आरंभ किया। कबूलियत एवं पट्टा की शुरुआत। हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि शेर शाह सूरी किसानों को एक पट्टा देता था, यानी कि कुछ जमीन देता था, उस पर किसान का नाम और जो खेत होता था उसके बारे में लिखा होता था, और साथ ही साथ उसके बदले में किसान कबूलियत देते थे, यानी कि टैक्स देते थे। तो पट्टा एवं कबूलियत की शुरुआत करने वाला पहला शासक कौन था? तो वो था शेर शाह सूरी। तो पर्दा प्रथा का आरंभ किया स्त्रियों के लिए, कबूलियत एवं पट्टा की शुरुआत की, दरिद्रों एवं अपाहिजों को गुजारा भत्ता दिया। याद रखेंगे। दिल्ली में किलाए कुहना नामक एक मस्जिद का निर्माण कराया। तो दिल्ली में किलाए कुहना मस्जिद का निर्माण, जिसमें 5 मेहराब तथा 1 गुंबद था। तो दिल्ली में किलाए कुहना नामक एक मस्जिद का निर्माण किया, जिसमें 5 मेहराब और 1 गुंबद था। याद रखेंगे। तो पर्दा प्रथा का आरंभ स्त्रियों के लिए किसने किया? शेर शाह सूरी ने। दरिद्रों एवं अपाहिजों को गुजारा भत्ता दिया, शेर शाह सूरी ने। काबुलियत एवं पट्टा की शुरुआत की शेर शाह सूरी ने। और दिल्ली में किलाए कुहना नामक एक मस्जिद का निर्माण किया, जिसमें 5 मेहराब और 1 गुंबद थे। मेहराब के बारे में हमने बताया था कि इस प्रकार की आकृति गेट पर यह आकृति बनी होती है, और यह गुंबद है जो छत के ऊपर रहता है। 1541 ईस्वी में
पाटलिपुत्रा को, इंपॉर्टेंट है कि 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्रा को पटना के नाम से पुनर्व्यवस्थित किया। कि 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्रा को, जो बिहार की पहले राजधानी थी, उसका नाम, उसे पटना के नाम से पुनः व्यवस्थित किया। तो 1541 ईस्वी में शेर शाह ने पाटलिपुत्रा को, जो कि बिहार की राजधानी थी, पटना के नाम से पुनर्व्यवस्थित किया। भूमि की माप के लिए, भूमि की माप के लिए 32 अंगुल वाला सिकंदरे गज एवं सन की डंडी का प्रयोग पहली बार। तो याद रखेंगे कि शेर शाह सूरी ने भूमि की माप के लिए पहली बार किसका इस्तेमाल किया? तो सन की डंडी और साथ ही साथ सिकंदरे गज का इस्तेमाल किया। हालांकि सिकंदरे गज की शुरुआत सिकंदर लोदी ने की थी, जिसमें 1 इंच का मतलब होता था, एक का मान 32 इंच के बराबर होता था। लेकिन यहाँ पे इंच की जगह पर शेर शाह सूरी ने अंगुल का इस्तेमाल किया। तो भूमि की माप के लिए 32 अंगुल वाला सिकंदरे गज एवं सन की डंडी का प्रयोग। तो सन की डंडी का सबसे पहली बार प्रयोग किया था किसने? तो शेर शाह सूरी ने। और सिकंदरे गज की शुरुआत किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने। और पहली बार सिकंदर लोदी ने सिकंदरे गज का प्रयोग किया था। लेकिन सन की डंडी का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया? तो शेर शाह सूरी ने। और ये दोनों इस्तेमाल होते थे भूमि की माप के लिए। और एक का मान कितने के बराबर होता था? 32 अंगुल के बराबर। बिहार के रोहतास जिले के सहसराम, जिसे आज सासाराम कहते हैं, में कृत्रिम झील, कुछ लोग तालाब भी कहते हैं, के मध्य में ऊंचे टीले पर एक अष्टकोणीय शेर शाह सूरी के मकबरे का निर्माण। तो याद रखेंगे, बिहार के रोहतास जिले के सहसराम, जिसे आज हम लोग सासाराम कहते हैं, वहां पे एक कृत्रिम झील है। उस कृत्रिम झील या फिर तालाब के बीच में शेर शाह सूरी ने एक ऊंचे टीले पर एक अष्टकोणीय शेर शाह सूरी का मकबरे का निर्माण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 8 भाग इस तरह की आकृति है। 8 भागों में, जिस तरह हम लोग 8 इस तरह आकृति होती है, तो इसी प्रकार से इस तरह पाया है 8 भागों में। और यहाँ पे बैठने की इस तरह से व्यवस्था है। तो इस तरह का मकबरा है शेर शाह सूरी का मकबरा, जो कहां पे है? बिहार के रोहतास जिले के सहसराम। पहले सासाराम को सहसराम कहा जाता था। और यह कृत्रिम झील या फिर तालाब के मध्य में एक ऊंचे टीले पर बना हुआ अष्टकोणीय मकबरा है, जिसका नाम है शेर शाह सूरी का मकबरा। तो शेर शाह सूरी का मकबरा के बारे में अब हम लोग समझते हैं। तो उसके पहले हम लोग एक बार रिकॉल कर लें जितने सारे अभी हमने सार्वजनिक कार्यों की चर्चा की। सबसे पहले शेर शाह सूरी ने दरिद्रों एवं अपाहिजों को गुजारा भत्ता दिया। पर्दा प्रथा का आरंभ किया, किसके लिए? स्त्रियों के लिए। कबूलियत एवं पट्टा की शुरुआत की। कबूलियत जो होता था, उसमें पट्टा जो होता था, उस पट्टा में किसानों को भूमि दिया जाता था। उसमें उस पट्टेदार का विवरण होता था, खेत का विवरण होता था, साथ ही उसके लिए लगान निर्धारित रहती थी। बदले में वह किसान सुल्तान को कबूलियत देता था, यानी कि टैक्स देता था। तो इसकी शुरुआत किसने की? तो शेर शाह सूरी ने। दिल्ली में किलाए कोहना नामक एक मस्जिद का निर्माण किया, जिसमें 5 मेहराब और 1 गुंबद थी। 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्रा को पटना के नाम से पुनर्व्यवस्थित किया। भूमि की माप के लिए 32 अंगुल वाला सिकंदरे गज तथा सन की डंडी का प्रयोग किया। और सन की डंडी का पहली बार प्रयोग किया शेर शाह सूरी ने। हालांकि सिकंदरे गज का जो सबसे पहले इसका निर्माण किया था, वह था सिकंदर लोदी।
बिहार के रोहतास जिले के सहसराम या फिर जिसे आज सासाराम कहते हैं, वहां पे कृत्रिम झील या फिर तालाब के मध्य में एक ऊंचे टीले पर एक अष्टकोणीय मकबरे का निर्माण किया, जिसे शेर शाह सूरी का मकबरा कहा जाता है। शेर शाह सूरी का मकबरा यह अष्टकोणीय मकबरा है कृत्रिम झील के बीच में। और यह कहां पे है? तो बिहार के रोहतास जिले के सहसराम में या फिर सासाराम में। अब शेर शाह के मकबरे के बारे में हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले इसका निर्माण 16 अगस्त 1545 ईस्वी को हुआ। तो शेर शाह के मकबरे का निर्माण 16 अगस्त 1545 ईस्वी को हुआ। इसका जो डिजाइनर था यानी कि डिजाइन करने वाला वह था मीर मोहम्मद अली वाल खान। तो शेर शाह के मकबरे का, शेर शाह सूरी के मकबरे का डिजाइनर कौन था? मीर मोहम्मद अली वाल खान। याद रखेंगे क्या? मीर मोहम्मद अली वाल खान। इसकी ऊंचाई 122 फीट है। तो शेर शाह सूरी के मकबरे की ऊंचाई 122 फीट है, याद रखेंगे। और इसका निर्माण कब हुआ? 16 अगस्त 1545 ईस्वी को। इसकी खासियत क्या है? कृत्रिम झील के बीच लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, रखे हुए ऊपरी गुंबद का अष्टकोणीय मकबरा, और यह हिंद एवं ईरानी कला का समन्वय है। तो इसकी खासियत है कि यह सहसराम में या फिर सासाराम में कृत्रिम झील के बीच स्थित है। किस पत्थर से बना हुआ है? तो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और यह गुंबद को रखा गया है, यानी कि इस तरह के सीधे गुंबद को उठाकर रख दिया गया है, याद रखेंगे। इसे वहीं पे काटा नहीं गया है, बल्कि इतने अच्छी तरह से रखा गया है कि 1 इंच भी इधर उधर नहीं गया है। वो पहले से ही काट के उठा के इसे रख दिया गया है ऊपर में, इस तरह से कटोरी के प्लेट की तरह। तो यह रखे हुए गुंबद का अष्टकोणीय मकबरा है, जो एक हिंद और ईरानी कला के समन्वय से निर्मित है। यानी कि इसमें हिंद कला भी है और ईरानी कला भी है। इसे किस चीज की उपाधि मिली है? तो भारत का दूसरा ताजमहल या ताजमहल से श्रेष्ठ। तो शेर शाह सूरी के मकबरे को क्या क्या उपाधि मिली है? भारत का दूसरा ताजमहल या ताजमहल से श्रेष्ठ। तो इसे 2 उपाधियां मिली है, एक तो भारत का दूसरा ताजमहल और दूसरा ताजमहल से श्रेष्ठ। और यह उपाधि किसने दी? तो कनिंघम ने। याद रखेंगे, कनिंघम एक पूरा तत्ववेदा था, जो हम लोग जब सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में, तो कनिंघम का नाम आएगा। तो कनिंघम ने क्या कहा शेर शाह सूरी के मकबरे को? कि यह भारत का दूसरा ताजमहल है और यह ताजमहल से श्रेष्ठ है। तो शेर शाह के मकबरे के बारे में समझ लें कि इसका निर्माण 16 अगस्त 1545 ईस्वी को हुआ था। इसका डिजाइनर मीर मोहम्मद अली वाल खान था। इसकी ऊंचाई 122 फीट है। खासियत क्या है कि यह कृत्रिम झील के बीच लाल बलुआ पत्थर से निर्मित रखे हुए गुंबद से बना है। और यह इसका आकार कैसा है? तो अष्टकोणीय है। और यह हिंद एवं ईरानी कला के समन्वय से बना है। और इसे किस चीज की उपाधि मिली है? तो भारत का दूसरा ताजमहल एवं श्रेष्ठ ताजमहल से श्रेष्ठ की उपाधि मिली है। और यह उपाधि किसने दी? तो एक पूरा तत्ववेदा था जिसका नाम था कनिंघम। 178 ग्रेन चांदी का रुपया तथा 380 ग्रेन तांबे का दाम चलाया। 1835 ईस्वी में ब्रिटिश काल तक चलता रहा। ब्रिटिश मुद्रा का यह आधार बना। तो शेर शाह सूरी ने 178 ग्रेन के चांदी के रुपया जारी किया और 378 ग्रेन के तांबे का दाम चलाया। याद रखेंगे कि 178 ग्रेन के चांदी का रुपया चलाया
तथा 380 ग्रेन के तांबे का दाम चलाया। 1835 ईस्वी में ब्रिटिश काल तक यह जो सिक्का और रुपया था चलता रहा और यही ब्रिटिश मुद्रा का आधार भी बना। याद रखेंगे, देवनागरी और फारसी भाषा में सिक्का जारी किया पहली बार कब? 1540 ईस्वी में। तो 1540 ईस्वी में देवनागरी और अरबी और फारसी भाषा में सिक्का जारी करने वाला पहला सुल्तान बना। कौन? शेर शाह सूरी। तो देवनागरी और फारसी भाषा में सिक्का जारी किया, पहली बार जारी किया कौन? शेर शाह सूरी ने। कब? 1540 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आया हुआ फैक्ट है कि देवनागरी भाषा और फारसी और अरबी भाषा में पहली बार सिक्का जारी करने वाला सुल्तान कौन था? तो वह था शेर शाह सूरी। कब जारी किया? तो 1540 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। 3 धातुओं की सिक्का प्रणाली का विकास किया पहली बार। तो शेर शाह सूरी ने 3 धातुओं की सिक्का का प्रचलन किया। याद रखेंगे कि 3 धातुओं की सिक्का प्रणाली का विकास किसने किया? तो वह पहली बार किया शेर शाह सूरी ने। 3 धातुओं की सिक्का प्रणाली का विकास याद रखेंगे। मिस्र धातु के सिक्के को बंद कर दिया गया। चूंकि मिस्र धातु के सिक्के उतने कीमती नहीं होते थे, इस कारण मिस्र धातु के सिक्के को बंद कर दिया गया। किसके शासनकाल में? तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में। तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में मिस्र धातु के सिक्के को बंद कर दिया गया। सिक्कों पर प्रथम 4 खलीफाओं, याद रखेंगे, प्रथम 4 खलीफाओं का नाम अंकित कराया। तो शेर शाह सूरी ने सिक्कों पर प्रथम 4 खलीफाओं का नाम अंकित कराया। कितने खलीफाओं का? तो प्रथम 4 खलीफाओं का नाम अंकित कराया। याद रखेंगे। 167 ग्रेन, इंपॉर्टेंट है, 167 ग्रेन के सोने के सिक्के का प्रचलन किया, जिसे दिनार या अशरफी के नाम से जाना गया। तो 167 ग्रेन के सोने के सिक्के का भी प्रचलन किया शेर शाह सूरी ने, जिसे दिनार या अशरफी कहा गया। तो 167 ग्रेन के सोने के सिक्के का भी प्रचलन किया शेर शाह सूरी ने, जिसे क्या कहा गया? दिनार या अशरफी। सिक्के ढलवाने के लिए 23 टकसालों का निर्माण किया। तो जहां पे सिक्के ढलते हैं उसे टकसाल कहते हैं। तो सिक्के ढलवाने के लिए 23 टकसालों का निर्माण किया। किसने? शेर शाह सूरी ने। याद रखेंगे। भारत में रुपए की पहली बार शुरुआत, जो भारत समेत कई देशों की राष्ट्रीय मुद्रा है और करेंसी के रूप में जाना जाता है। कौन कौन देश में? भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, सेशल्स में, मालदीव में और मॉरिशस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये से याद रखेंगे कि भारत में रुपए की सबसे पहली बार शुरुआत करने वाला शासक कौन था? तो वो था शेर शाह सूरी। और वही रुपया जो आज भारत समेत कई देशों की राष्ट्रीय मुद्रा है। तो और इसे करेंसी के रूप में जाना जाता है। तो कौन कौन से देश में राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है जिसे करेंसी के रूप में जाना जाता है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सेशल्स, मालदीव और मॉरिशस। तो भारत में रुपए की पहली बार शुरुआत किया किसने? शेर शाह सूरी ने, जो आज भारत समेत कई देशों की राष्ट्रीय मुद्रा है और इसे करेंसी के रूप में इस्तेमाल, करेंसी का मतलब होता है मुद्रा, नोट, करेंसी के रूप में जाना जाता है। जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सेशल्स, मालदीव और मॉरिशस। तो सिक्कों के बारे में हम लोग एक बार फिर से चर्चा कर लें कि शेर शाह सूरी ने 178 ग्रेन के चांदी का रुपया तथा 380 ग्रेन के
तांबे का दाम चलाया। 1835 ईस्वी में यही सिक्का ब्रिटिश काल तक चलता रहा और यह ब्रिटिश मुद्रा का आधार बना। देवनागरी और फारसी भाषा में सिक्का जारी करने वाला पहला शासक बना। कब जारी किया? 1540 ईस्वी में। 3 धातुओं की सिक्का प्रणाली का विकास करने वाला प्रथम शासक बना। मिस्र धातु के सिक्के को बंद कर दिया गया इसके शासनकाल में। सिक्कों पर प्रथम 4 खलीफाओं का नाम अंकित कराया। कौन? शेरशाह सूरी ने। 167 ग्रेन के सोने के सिक्के का प्रचलन किया, जिसे क्या नाम दिया गया? तो उसका नाम दिया गया दिनार या फिर अशरफी। इंपॉर्टेंट है। सिक्के के प्रचलन हेतु कितने टकसालों का निर्माण कराया? तो 23 टकसाल का निर्माण कराया। तो शेरशाह सूरी ने सिक्कों के प्रचलन के लिए 23 टकसालों का निर्माण कराया। और भारत में रुपए की पहली बार शुरुआत करने वाला शासक कौन था? तो वह था शेरशाह सूरी, जो वही रुपया भारत समेत कई देशों की राष्ट्रीय मुद्रा है, जिसे करेंसी के रूप में जाना जाता है। और जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सेशेल्स, मालदीव और मॉरिशस। भारत में पहली बार पोस्टल विभाग या डाक व्यवस्था की स्थापना। तो यह काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में पहली बार पोस्टल विभाग या फिर डाक व्यवस्था या डाक प्रणाली की शुरुआत करने वाला शासक कौन था? तो वो था शेरशाह सूरी। इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहली बार डाक व्यवस्था या पोस्टल विभाग की शुरुआत किसने किया? तो शेरशाह सूरी ने। दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ने के लिए विशाल ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है, और जीटी रोड का नाम किसने रखा? लॉर्ड ऑकलैंड ने रखा था। धर्म का तो याद रखेंगे कि दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ने के लिए शेरशाह ने एक विशाल सड़क का निर्माण कराया, जिसे जीटी रोड या फिर ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। मौर्य काल में बौद्ध धर्म का प्रसार गंधार तक इसी रास्ते से हुआ था। प्राचीन भारत में इस रास्ते को क्या कहा जाता था? उत्तरापथ। ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड कहते हैं, उसका नाम लॉर्ड ऑकलैंड ने रखा था, जो क्या था? एक गवर्नर था ब्रिटिश शासन में। तो दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ने के लिए शेरशाह सूरी ने क्या किया? एक विशाल सड़क का निर्माण कराया, जिसका नाम था जीटी रोड या फिर ग्रैंड ट्रंक रोड। मौर्य काल में बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए जो बौद्ध मठ होते थे, गंधार तक इसी रास्ते से गए। प्राचीन भारत में इस रास्ते को उत्तरापथ कहा जाता था। उसके बाद जीटी रोड, बाद में इस उत्तरापथ का नाम किसके द्वारा किया गया? जीटी रोड। तो ग्रैंड ट्रंक रोड लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा इसका नाम बदल के जीटी रोड रखा गया, ग्रैंड ट्रंक रोड। सूरी वंश में जीटी रोड को सड़के बादशाही, सड़के आजम, पथे बादशाही और पथे राजशाही के नाम से जाना जाता था। तो सूरी वंश में जीटी रोड को कौन कौन से नाम से जाना जाता था? सड़के आजम, सड़के बादशाही, पथे बादशाही या फिर पथे राजशाही के नाम से जाना जाता था। यह कलकत्ता से पेशावर तक कैसे होके जाता है? तो काबुल से होकर चटगांव तक। तो याद रखेंगे, इसका अंतिम छोर जो है वह काबुल है। हालांकि इसे मुख्य सड़क के रूप में कलकत्ता से पेशावर तक ही जाना जाता है, लेकिन इसका अंतिम छोर कहां पे है? तो काबुल में एक जगह है सोनार गांव। याद रखें, चटगांव में बांग्लादेश के निकट है सोनार गांव, और एक छोर है काबुल। तो काबुल से चटगांव तक लंबाई जो है इसका फैला हुआ है, याद रखेंगे। और इसकी कुल लंबाई जो है लगभग 1500 कोस के बराबर माना जाता है। यह खैबर दर्रा पार कर अफगानिस्तान तक पहुंचता है, और इसका अंतिम बिंदु कौन सा है? तो चटगांव, जो बांग्लादेश में पड़ता है, उसका सोनार गांव।
तो याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो है यह शेरशाह सूरी का जो कार्य था यही जीटी रोड का निर्माण था। तो दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ने के लिए शेरशाह सूरी ने विशाल जीटी रोड या फिर ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया। मौर्य काल में बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए जो बौद्ध मठ थे गंधार तक इसी रास्ते से आते थे और जाते थे। तो याद रखेंगे कि मौर्य काल में बौद्ध धर्म का जो प्रसार होता था गंधार तक इसी रास्ते से होता था। प्राचीन भारत में इस रास्ते को उत्तरा पथ कहा जाता था। याद रखेंगे ग्रैंड ट्रंक रोड या फिर जीटी रोड इसका नाम रखा लॉर्ड ऑकलैंड ने, जो ब्रिटिश कालीन गवर्नर था। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने रखा क्या नाम, जीटी रोड या फिर ग्रैंड ट्रंक रोड। सूरी वंश या फिर सूरी साम्राज्य में जीटी रोड को क्या कहा जाता था, तो सड़के आजम, पथे बादशाही, सड़के बादशाही या पथे राजशाही कहा जाता था। कलकत्ता से पेशावर तक इसकी वास्तविक लंबाई है, लेकिन कहा जाता है कि इसका जो अंतिम बिंदु है वह एक छोर पे काबुल और दूसरे छोर पे बांग्लादेश का चटगांव का एक इलाका है सोनार गांव। तो बांग्लादेश के चटगांव का सोनार गांव और एक तरफ काबुल इसके अंतिम छोर है, लेकिन वास्तविक लंबाई कलकत्ता से पेशावर तक है। और इसकी जो कुल लंबाई मानी जाती है कितनी है, 1500 कोस। याद रखेंगे 1500 कोस। और यह खैबर दर्रा पार कर अफगानिस्तान तक पहुंचता है। याद रखेंगे हमने बताया था इसी खैबर दर्रा से महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण किया था, अफगानिस्तान से प्रवेश किया था। तो यह पूछा जाता है कि जो पथे राजशाही है जीटी रोड है वह किस दर्रा से गुजरता है, तो अफगानिस्तान के खैबर दर्रा से। आगरा से जोधपुर, लाहौर से मुल्तान तथा आगरा से बुरहानपुर तक भी सड़क का निर्माण किया। तो शेरशाह सूरी ने और कई सड़कों का निर्माण किया, जैसे कि आगरा से जोधपुर, लाहौर से मुल्तान तथा आगरा से बुरहानपुर। तो आगरा से जोधपुर, लाहौर से मुल्तान तथा आगरा से बुरहानपुर तक का भी सड़क का निर्माण किया शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड सहित अन्य मार्गों के किनारे 1700 सरायों का निर्माण किया, प्रत्येक 4 मील पर एक सराय। और सराय का प्रमुख क्या कहलाता था, निजाम कहलाता था। तो याद रखेंगे यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जीटी रोड सहित जितने सारे उसने मार्ग बनाए सभी मार्गों के किनारे उसने सराय का निर्माण किया। सराय का मतलब होता है लोगों का ठहराव। लोग चलते चलते जब कहीं बैठते हैं तो उसी बैठने की व्यवस्था को हम सराय कहा जाता है। तो जीटी रोड सहित अन्य मार्गों के किनारे 1700 सरायों का निर्माण किया गया और प्रत्येक 4 मील पर एक सराय की व्यवस्था थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इस सराय का प्रमुख क्या कहलाता था, निजाम कहलाता था। निजाम के हाथों में सराय की देखरेख होती थी। सराय का इस्तेमाल डाक चौकी के रूप में भी होता था, अर्थात जो संदेश पहुंचाने वाला एक जो व्यवस्था था उसे डाक चौकी कहते हैं। तो डाक चौकी के रूप में भी होता था। यदि किसी का संदेशा आता था तो उसके क्षेत्र में उपस्थित सराय में वह चला जाता था और वहां से लोग जाकर आसानी से, जिस तरह से आज पोस्टल विभाग था, पोस्टल विभाग है डाक विभाग, वही सराय जो होता था उस समय का डाक विभाग भी होता था। तो सराय का इस्तेमाल डाक चौकी के रूप में भी होता था। हिंदुओं तथा मुसलमानों के लिए अलग अलग सराय की व्यवस्था थी। सरायों की मरम्मत हेतु मटियारा नामक एक नए श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। तो याद रखेंगे कि जीटी रोड सहित अन्य मार्गों के किनारे कितने सरायों का निर्माण किया शेरशाह सूरी ने, 1700। और प्रत्येक 4 मील पर, प्रत्येक कितने मील पर, 4 मील पर एक सराय होता था और उस सराय का प्रमुख क्या कहलाता था, निजाम।
तो सराय का प्रमुख निजाम कहलाता था। और सराय का इस्तेमाल डाक चौकी के रूप में होता था, यानी कि पोस्टल विभाग के रूप में होता था। हिंदुओं तथा मुसलमानों के लिए अलग अलग सराय की व्यवस्था थी। और सरायों के मरम्मत के लिए किस नए श्रमिक वर्ग का उत्पत्ति हुआ? मटियारा नामक श्रमिक वर्ग। तो मटियारा नामक श्रमिक वर्ग की उत्पत्ति हुई। तो एक बार सड़क के बारे में हम लोग रिपीट कर लें कि दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ने के लिए शेरशाह सूरी ने एक विशाल जीटी रोड या फिर ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया। मौर्य काल में बौद्ध धर्म का प्रचार जो होता था गंधार तक इसी रास्ते से होता था। और प्राचीन काल में इस रास्ते को उत्तरा पथ कहा जाता था। बाद में इसका नाम जीटी रोड हुआ, ग्रैंड ट्रंक रोड हुआ। और यह जीटी रोड नाम किसने रखा? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने, जो कि भारत का ब्रिटिश गवर्नर था। और सूरी वंश में जीटी रोड को कई नामों से जाना जाता था, जैसे कि सड़के आजम, पथे बादशाही, सड़के राजशाही, पथे राजशाही के नाम से जाना जाता था। यह वास्तविक जो इसकी लंबाई है कलकत्ता से पेशावर तक है, लेकिन कहा जाता है कि इसका अंतिम छोर, एक छोर है काबुल अफगानिस्तान का और दूसरा जो छोर है बांग्लादेश के चटगांव का सोनार गांव। तो काबुल से बांग्लादेश के चटगांव का सोनार गांव इसका लंबाई है और लगभग इसका लंबाई 1500 कोस के बराबर माना जाता है। और यह जो जीटी रोड है खैबर दर्रा को पार कर अफगानिस्तान तक पहुंचता है। इसी रास्ते के साथ साथ शेरशाह सूरी ने कुछ अन्य मार्गों का भी निर्माण किया, जैसे आगरा से जोधपुर, लाहौर से मुल्तान तथा आगरा से बुरहानपुर। जीटी रोड सहित अन्य मार्गों के किनारे 1700 सरायों का निर्माण किया और प्रत्येक 4 मील पर एक सराय होते थे और इस सराय का प्रमुख निजाम कहलाता था। सराय का इस्तेमाल डाक चौकी के रूप में भी होता था। हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग सराय की व्यवस्था थी और सरायों के मरम्मत के लिए मटियारा नामक एक नया श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। मार्गों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाएं एवं दूरी मापने के लिए पत्थर को रखा गया। तो शेरशाह सूरी ने मार्गों के किनारे छायादार वृक्ष भी लगवाया और मार्गों को नापने के लिए पत्थर रखा। तो याद रखेंगे, मार्गों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए एवं दूरी को मापने के लिए पत्थर को भी रखा गया। दिल्ली और आगरा में दान का लंगर का निर्माण किया। इंपॉर्टेंट है, दान का लंगर का मतलब होता है कि एक ऐसा जगह जहां पे लोगों को दान दिया जाता है। तो दान देने के लिए दिल्ली और आगरा में दान का लंगर का भी निर्माण किया। लंगर यानी कि जिस तरह से लंगर जो होता है पंजाबी लोग लंगर का में भोजन करते हैं, फ्री में मुफ्त में खाना दिया जाता है। तो जो दान का इलाका होता है उसे दान का लंगर कहते हैं। तो दिल्ली और आगरा में शेरशाह सूरी ने दान का लंगर का निर्माण किया। सिकदारों की देखभाल हेतु अमीरे बंगाल, जिसे अमीरे बंगाल के पद का निर्माण किया। यह हमने पिछले वीडियो में ही बताया है कि सिकदारों के देखरेख के लिए या फिर आर्थिक एवं राजनीतिक एकता को बनाए रखने के लिए शेरशाह सूरी ने क्या किया? एक नए पद का सृजन किया जिसका नाम था अमीने बंगाल या अमीरे बंगाल, अमीन ए बंगाल या अमीर ए बंगाल। और इस पद पर पहला नियुक्त होने वाला कौन था? तो काजी फजीलात। यह जो पद था यह सूबेदार का पद था, याद रखेंगे। कन्नौज को नष्ट कर शेर सूर नगर का निर्माण। शेरशाह सूरी ने कन्नौज शहर को नष्ट कर दिया और एक नया शहर का निर्माण किया। उसका नाम था शेर सूर नगर। तो कन्नौज को नष्ट कर शेर सूर नगर का निर्माण किया, याद रखेंगे। दिल्ली में शेरगढ़ नगर या दिल्ली शेरशाही नगर का निर्माण। दिल्ली में शेरगढ़ नगर या फिर उसे दिल्ली शेरशाही भी कहा जाता है, उस नगर का निर्माण किया। दिल्ली में शेरगढ़ नगर या
दिल्ली शेरशाही नगर का निर्माण किया शेरशाह सूरी ने। सोन नदी तथा झेलम नदी के तट पर रोहतासगढ़ किले का निर्माण इंपॉर्टेंट है कि रोहतासगढ़ किले का निर्माण किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने। कहां पे किया था? तो एक बनाया है सोन नदी के तट पर और दूसरा झेलम नदी के तट पर। तो सोन नदी तथा झेलम नदी के तट पर रोहतासगढ़ किले का निर्माण, हालांकि जो मुख्य रोहतासगढ़ का किला है वह सोन नदी के किनारे ही है, जो झेलम नदी के तट पर है उसका डुप्लीकेट बनाया गया है, वो छोटा सा है। तो सोन नदी तथा झेलम नदी के तट पर रोहतासगढ़ के किले का निर्माण किया किसने? शेरशाह सूरी ने। हुमायूं के दीन पनाह नगर को तोड़कर पुराना किले नामक किले का निर्माण, तो याद रखेंगे कि हुमायूं द्वारा एक बड़ा नगर का निर्माण किया गया था, उसका नाम था दीन पनाह, जो दिल्ली में स्थित था। तो हुमायूं के दीन पनाह नगर को तोड़कर पुराना किला नामक एक नया किला का निर्माण किया। याद रखेंगे कि दीन पनाह को तोड़कर, दीन पनाह नगर को तोड़कर कौन से किले के किला का निर्माण किया? तो पुराना किला। दिल्ली में पुराना किला के आगे सूरी गेट के नाम से लाल दरवाजा का निर्माण किया गया। उसी के बगल में एक और दरवाजा खूनी दरवाजा का निर्माण किया, यह भी लाल है। तो दिल्ली में पुराना किला के आगे सूरी गेट के नाम से लाल दरवाजा का निर्माण किया, उसका पूरा रंग कैसा है? लाल है। उसी के बगल में एक और दरवाजा का निर्माण किया जिसे खूनी दरवाजा भी कहा जाता है। तो दिल्ली में पुराना किला के आगे सूरी गेट के नाम से लाल दरवाजा का निर्माण किया और उसी के बगल में एक खूनी दरवाजा का निर्माण किया। इनका रंग कैसा होता था? लाल। इसी कारण इसे लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में लोहानी वंश का अंत किया। दक्षिण भारत में शेरशाह सूरी ने कौन से वंश का अंत किया? तो लोहानी वंश का अंत किया, याद रखेंगे। तो दक्षिण भारत में लोहानी वंश का अंत किया। कर की तीन दरें निर्धारित की, जो अर्थात लगान जो होता था उपज का 1/3 लिया जाता था। यह हमने पिछले वीडियो में ही बताया था जब कर व्यवस्था के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे शेरशाह सूरी साम्राज्य का, कि जो कर की दरें थी, जो लगान की दर थी, वह कुल उपज का 1/3 या उपज का 1/3 भाग था। कहीं कहीं 1/4 भाग भी था, जैसे कि मुल्तान। तो कर की 3 दरें निर्धारित थी, याद रखेंगे। और जो लगान की दर था वह कुल उपज का 1/3, 1/3 हिस्सा, यह निर्धारित किया कौन? तो शेरशाह सूरी ने। अपने शासन काल के दौरान मस्जिद के मौलवियों एवं इमामों के द्वारा इस्लाम धर्म के नाम पर किए जा रहे भ्रष्टाचार पर न सिर्फ लगाम लगाई, बल्कि शेरशाह सूरी ने मस्जिद के रख रखाव के लिए मौलवियों को पैसा देना बंद कर दिया। याद रखेंगे कि अपने शासन काल के दौरान मस्जिद के मौलवियों एवं इमामों के द्वारा इस्लाम धर्म के नाम पर किए जा रहे भ्रष्टाचार पर न सिर्फ लगाम लगाई शेरशाह सूरी ने, बल्कि मस्जिद के रखरखाव के लिए मौलवियों को पैसा देना बंद कर दिया। तो मस्जिद के जो मौलवी और इमाम होते थे इस्लाम धर्म के नाम पर अवैध वसूली करते थे, तो इस पर उसने रोक लगाई। और केवल रोक ही नहीं लगाई, बल्कि मस्जिद के रखरखाव के लिए जो मौलवियों को पैसा दिया जाता था, उस पैसे को भी देना बंद कर दिया। तो अपने शासन काल के दौरान मस्जिद के मौलवियों एवं इमामों के द्वारा इस्लाम धर्म के नाम पर किए जा रहे भ्रष्टाचार पर न सिर्फ लगाम लगाई, बल्कि शेरशाह सूरी ने मस्जिद के रखरखाव के लिए मौलवियों को पैसा देना बंद कर दिया। अब हम लोग, ये तो था इसका सार्वजनिक कार्य। इसका जो समकालीन कवि था शेरशाह सूरी का, वह था मलिक मोहम्मद जायसी। इंपॉर्टेंट है, भी याद रखेंगे कि
शेर शाह सूरी का जो समकालीन कवि था वह था मलिक मोहम्मद जायसी। तो शेर शाह सूरी का समकालीन कवि कौन था? मलिक मोहम्मद जायसी, जो इसी के दरबार में रहता था। तो मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह सूरी का समकालीन कवि था। इसके बारे में कुछ कथन है, इतिहासकारों का कथन है, वो हम लोग देख लें। शेर शाह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था। यह बात किसने कहा? डॉक्टर कानूनगो ने। तो डॉक्टर कानूनगो ने शेर शाह के बारे में कहा कि शेर शाह बाहर से मुस्लिम था जबकि अंदर से हिंदू था। शेर शाह के सराय साम्राज्य रूपी शरीर के धमनियां हैं। डॉक्टर कानूनगो, तो डॉक्टर कानूनगो ने कहा शेर शाह के जो सराय हैं साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां हैं। तो डॉक्टर कानूनगो ने यह भी कहा कि शेर शाह के सराय साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां हैं, यानी कि जो शेर शाह का साम्राज्य था उसकी ये धमनियां हैं, यानी खून की नली है। कौन? सराय। इसी से उसका पूरा शासन व्यवस्था चलता था। यह बात किसने कहा? तो डॉक्टर कानूनगो ने। इस पठान ने अपने 5 वर्षों में इतना कुछ कर डाला जितना कि मुगल और अंग्रेज भी न कर सके। यह भी बात कहा डॉक्टर कानूनगो ने। तो डॉक्टर कानूनगो ने शेर शाह सूरी के शासनकाल के बारे में 3 बातें कही। पहला बात कहा कि शेर शाह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था। शेर शाह के साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां हैं। कौन? यह जो सराय है, शेर शाह के सराय साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां हैं। तथा इस पठान ने अपने 5 वर्षों में इतना कुछ कर दिया जितना कि मुगल और अंग्रेज भी न कर सके। यह तीनों बात कहा डॉक्टर कानूनगो ने। तो ये तो था हमारा पूरा ये शेर शाह सूरी का शासनकाल, जो कि संस्थापक था ये सूरी वंश का, और यह एक महान शासक था। तो इसके बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल समाप्त किया और उम्मीद होगा कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। आप लोग पूरा डिटेल में पढ़े पूरे वीडियो को शेर शाह सूरी के बारे में, और इस प्रकार हमारा यह सूरी वंश वास्तविक समाप्त होता है, वास्तव में समाप्त होता है। इसके बाद कुछ 6 शासक हैं जो छिटपुट शासक हैं, इनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और यह महान शासक अब समाप्त होता है, तो अगले वीडियो में हम लोग इसको सूरी वंश को ही समाप्त कर देंगे। तो एक स्क्रीनशॉट ले लें, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसके और शासकों के साथ। तब तक के लिए